अंदर वाले हिस्से में एक सीमेंट के बंकर के अंदर पाइजन स्कॉर्पियन का इस एरिया का बास, एक मोटा और डरावना एक आंख वाला आदमी, वो कैमरास में इस एक तरफा मौत के खेल को देख रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। कमीने, ये कहां से आ गए स्पेशल फोर्सेस वाले? इनके पास सिग्नल जैमर्स भी हैं। तभी उसके एक आदमी ने रोते हुए और चिल्लाते हुए बोला, बास, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। उस एक आंख वाले बास की आंखों में एक पागलों वाला जुनून और मौत का खेल दिखा। बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। वो एक आंख वाला बास अचानक पीछे मुड़ा और बंकर के कोने में रखे एक लाल रंग के कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। वहाँ पूरे कैंप को एक साथ उड़ाने वाला सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम था, जो सीधा जमीन के नीचे बने गोडाउन के सैकड़ों किलो से 4 एक्सप्लोजिव से जुड़ा था। वो एक आंख वाला बास गुस्से में हंसा, सब के सब यही खत्म होंगे, चलो साथ में ऊपर चलते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस लाल रंग के ब्लास्ट लीवर को पकड़ा, लेकिन ठीक जिस सेकंड उसकी उंगलियां उस लीवर को छूने वाली थी, कचाक, एक बहुत ही हल्की सी आवाज आई। वो बास वहीं हैरान रह गया। उसे लगा जैसे लीवर किसी चीज में बुरी तरह फंस गया हो। वो उसे खींच ही नहीं पाया। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर देखा और उसने देखा कि उस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मैकेनिकल ट्रिगर गियर्स के बीचों बीच पता नहीं कब एक मुट्ठी के साइज की मैकेनिकल स्पाइडर अंदर घुस चुकी थी। ये वही स्पाइडर थी जो मैंने अपनी 8 स्पाइडर्स की टीम में से भेजी थी। अपना शोर मचाने नवाइज वाला टास्क पूरा करने के बाद मैंने उसे रिमोट कंट्रोल करके इस सबसे मेन बंकर में घुसा दिया था। इस वक्त उस मैकेनिकल स्पाइडर की वो सॉलिड मेटल की पतली टांगे उस ब्लास्ट सिस्टम के सबसे मेन गियर्स के बीच में बुरी तरह फंस चुकी थी। उस बास की आंखें डर के मारे पूरी तरह फटी की फटी रह गई। वो पागलों की तरह उस स्पाइडर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ये आखिर क्या बवाल है? लेकिन स्पाइडर इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि हिली भी नहीं और उसकी टांगों का डिजाइन कांटो बाप्स वाला था। जितना वो खींचना चाहता वो उतना ही और टाइट फंसती जा रही थी। बाहर सैंड बैग्स के पीछे से मैं अपने वाकी टाकी पर गियर्स जैम का सिग्नल देख रहा था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिजिकल हैक्स सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इस तरह के पुराने मैकेनिकल ब्लास्ट सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि गियर्स अटक जैम सकते हैं। वो एक आंख वाला बास हारी हुई हालत में जोर से चिल्लाया। उसने अपनी गन के पिछले हिस्से से उस मशीन को तोड़ना चाहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गियर्स 1 इंच भी नहीं हिले और बाहर से गोलियों की आवाज उसके ठीक पास आती जा रही थी। वो बास समझ गया था कि अब सब खत्म हो चुका है। वो हिम्मत हारकर जमीन पर बैठ गया और उस मैकेनिकल स्पाइडर को घूरने लगा जो जैसे उस पर हंस रही थी। आखिरकार उसने अपने कांपते हाथों से अपनी पॉकेट से एक आखिरी कैप्सूल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। लड़ाई अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। जब कंफर्म हो गया कि दुश्मनों का बास खुद अपनी कहानी खत्म कर चुका है, तो शाओ युआन पापा और बाकी सब लेहू पापा को कवर करते हुए जंगल के किनारे की तरफ पीछे हटने लगे, जो अपनी पीठ पर चेन फैंग को उठाए हुए थे। कैंप में हर तरफ हारे हुए दुश्मन जमीन पर पड़े थे। आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। जो दुश्मन अभी बचे थे उनमें भी लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। वो सब जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी टीम एक शांत दिखने वाले दुश्मन के ठीक पास से गुजरी, वो अचानक से हिल गया। वो एक दुश्मन था जो जमीन पर बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी हैंडगन कस के पकड़ी हुई थी। उसकी गन की नाली चुपचाप ऊपर उठी और सीधा सबसे पीछे चल रहे लेहू पापा की पीठ की तरफ लाख हो गई। इस वक्त लेहू पापा की पीठ पर चेन फैंग थे, तो उनके पास बचने या हटने का कोई टाइम ही नहीं था। और शाओ युआन और शेन यानजो पापा लेफ्ट राइट साइड पर फोकस कर रहे थे। ये एकदम ब्लाइंड स्पॉट छुपा हुआ हिस्सा था। अब सबक सीखो। उस दुश्मन की आंखों में एक खतरनाक जहर दिख रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर दबाने ही वाली थी। एकदम आखिरी सेकंड में जो लेटिंग शांति से मेरे बगल में चल रहा था, उसकी उन पीली एम्बर आंखों में अचानक से एक ऐसी खतरनाक रोशनी आई जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। उसे किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। अपने साथियों को बचाना इसके जीन्स और खून में बसा हुआ था। रोर! एक बिजली कड़कने जैसी गरज पूरे जंगल में गूंज गई। एक काले रंग की शैडो साइड से किसी रॉकेट की तरह निकल कर आई। इसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि उस दुश्मन को अपनी गन घुमाने तक का टाइम नहीं मिला। लेटिंग हवा में उछला। उसका 80-80 किलो का भारी वजन पूरी स्पीड की पावर के साथ किसी तोप के गोले की तरह जाकर उस दुश्मन से टकराया। कचाक! ये उस दुश्मन के गन पकड़े हुए हाथ की हड्डी टूटने की आवाज थी। उसकी गन जमीन पर गिर गई। उस दुश्मन के मुंह से किसी जानवर जैसी चीख निकली। वो टक्कर खाकर जमीन पर 2 बार गोल घूमा। इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करता, लेटिंग उसके ऊपर चढ़ चुका था। उसके वो डरावने दांत बिना 1 सेकंड सोचे उस दुश्मन को बुरी तरह जकड़ चुके थे। एकदम खतरनाक सबक। उस दुश्मन की चीखें वही बंद हो गई। लेटिंग ने उसे तब तक कस के दबाए रखा जब तक वो कंफर्म नहीं हो गया कि दुश्मन का चैप्टर क्लोज हो गया है। तब तक उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर थोड़ी धूल लगी थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम ठंडी और घमंड से भरी थी, जैसे जंगल का कोई वुल्फ किंग भेड़ियों का राजा हो। उसने एक नजर लेहू और चेन फैंग पर डाली जिन्हें उसने अभी बचाया था, और फिर मुड़कर थोड़ी दूर खड़े मेरी तरफ देखा। भाऊ! उसने बहुत आराम से एक आवाज निकाली और अपनी पूंछ हल्के से हिलाई। खतरा क्लियर हो चुका था। शाओ युआन पापा और बाकी सबने मुड़कर देखा। ये सीन देखकर उनके पसीने छूट गए। अगर लेटिंग ठीक वक्त पर नहीं आता तो इसका अंजाम क्या होता, ये सोचना भी डरावना था। बहुत बढ़िया मेरे शेर। लेटिंग! लेहू पापा के हाथ फ्री नहीं थे, पर उन्होंने जोर से गरज कर बोला, घर चलकर तेरा सबसे बड़ा इनाम लिखूंगा। जो खाना हो आराम से मांग लेना। मैं भागकर पास गया। मुझे लेटिंग के उस गुस्से से भरे रूप से बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं उसके सामने नीचे बैठा, अपनी पॉकेट से टिश्यू पेपर निकाला और एक एक करके बहुत ध्यान से लेटिंग का मुंह साफ किया। लेटिंग बहुत बहादुर है। तुमने लेई पापा को बचाया और शैडो अंकल को भी बचाया। घर चलकर मैं तुम्हें नई आर्मर सूट बनाकर दूंगा, फिर तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी। वाइन! लेटिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने साफ वाले हिस्से से मेरी हथेली पर अपना चेहरा रगड़ा। उसके गले से प्यार भरी घुर्राहट निकल रही थी। ईस्ट पूरब की तरफ आसमान रोशन हो रहा था। पीछे डेविल्स ट्रायंगल का वो कैंप भयानक आग में जलकर राख हो चुका था। हमारी टीम आखिरकार जंगल से बाहर निकल आई। लेने आई हुई ट्रक रास्ते के किनारे खड़ी थी। लेहू पापा ने बहुत आराम से चेन फैंग को ट्रक के पिछले हिस्से में बिछे गड्ढो कुशन्स पर लिटा दिया। चेन फैंग को इस वक्त थोड़ा होश आ गया था। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी उस इकलौती आंख को खोला और अपने
आसपास उन सभी जानी पहचानी शक्लों को देखा, शाओ युआन, लेहू, ली जेयान, शेन यानजो, झांग दाजुन और वो बूढ़ा डागी लेटिंग। आखिर में उसकी नजर उस छोटे लड़के पर रुकी जो अभी लेटिंग को पानी पिला रहा था। मेरी आंखें और मेरा चेहरा एकदम ये टिंग पापा जैसा ही दिखा था। चेन फेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे छूने की कोशिश की। मिट्टी और धूल के साथ उसके आंसू बहने लगे। सही कहा कैप्टन, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। मैं चलकर पास गया और चेन फेंग अंकल के धूल भरे हाथ को पकड़ लिया। अंकल, मैं ये चेन हूँ। पापा हमें आसमान से देख रहे हैं। हम आपको घर लेकर चलेंगे। ट्रक स्टार्ट हुआ और नॉर्थ उत्तर की तरफ अपने देश चल पड़ा। सुबह की रोशनी सबके थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी। इस जंग में हम जीत गए। हमने अपनी इज्जत वापस ली, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दूर कैपिटल सिटी बीजिंग में एक इससे भी बड़ा जाल हमारा इंतजार कर रहा था। जहरीले सांप की पूंछ भले ही कट गई थी, पर उसके जहरीले दांत अभी भी खतरनाक थे। सुबह होने से पहले का अंधेरा सबसे घना होता है। एक कैमोफ्लाज फौजी प्रिंट वाली ट्रक किसी थकी हुई गाय काऊ की तरह बॉर्डर की कच्ची और टूटी हुई सड़क पर हिलते हुए आगे बढ़ रही थी। ट्रक के अंदर माहौल बहुत टेंशन और बिजी था। एक हल्की रोशनी वाली इमरजेंसी लाइट ऊपर लटक रही थी। गाड़ी के हिलने के साथ उसकी रोशनी भी घूम रही थी। हवा में बहुत हैवी मौत और जख्मों की महक भरी थी, दवाई की महक और बारूद की जली हुई खुशबू। ली जेयान पापा ट्रक एक गड्ढो कुशन्स पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथों में मौत को हराने का खेल चल रहा था। उनकी आवाज एकदम शांत थी। लाइट दिखाओ। बगल में बैठे शेन यानजो पापा ने अपने सिर पर एक स्पेशल टैक्टिकल हेडलैम्प पहना हुआ था। उन्होंने रोशनी को एकदम परफेक्ट फोकस के साथ चेन फेंग के जख्मी सीने पर सेट किया। रोजा दैट। ली जेयान पापा के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। दिल के लेफ्ट साइड की नसवेन फट गई है। स्टिचेस टांके लगाने होंगे। उनके सामने लेटे हुए चेन फेंग की हालत एकदम कचरे जैसी हो चुकी थी। 3 पसलियां, रिब्स टूट चुकी थी। पूरे शरीर पर एक भी जगह साफ नहीं थी। और तो और कुछ गहरे जख्म पक चुके थे। उनमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ये सब उन दुश्मनों के घटिया टार्चर तड़पाने का नतीजा था, जिसके लिए उन्होंने गर्म लोहे की तार और कांटे वाले कोड़े विप्स यूज किए थे। नंबर 3, वो क्या ये अभी भी झेल पाएगा? लीहू पापा बगल में बैठे थे। उनके हाथों में गन कस के पकड़ी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। ये मर्द जो जंग के मैदान में सबसे आगे रहता था, आज अपने पुराने छोटे भाई की ऐसी हालत देखकर दर्द के मारे बुरी तरह कांप रहा था। ली जेयान पापा ने अपने दांत पीसे। उनके हाथों में पकड़ी सुई नीडल होल्डर तेजी से चल रही थी। जब तक दिल की धड़कन चल रही है, मैं इसे मौत के मुंह से भी खींच लाऊंगा। एड्रेनालाइन, दिल तेज करने वाली दवा, एक और डोज लाओ। ये लो। शेन यानजो पापा ने तुरंत एक इंजेक्शन पकड़ाया। जैसे ही दवा बाड़ी के अंदर गई, अभी तक बेहोश पड़े चेन फेंग ने अचानक दर्द से एक आवाज निकाली। उसकी बाड़ी एकदम से झटके से कांप उठी। ली जेयान पापा ने जोर से चिल्लाया, जल्दी इसे पकड़ो। शाओ युआन और लीहू पापा तुरंत आगे लपके। एक ने लेफ्ट से और एक ने राइट से चेन फेंग के हाथों और पैरों को कस के दबा लिया, ताकि वो दर्द की वजह से हिले नहीं और उसके जख्म न खुल जाएं। शाओ युआन पापा ने धीमी आवाज में बोला, थोड़ा सहना मेरे भाई, हम घर आ गए हैं, अब सब ठीक है। उसी वक्त ट्रक के कोने में लेटकर पीछे की तरफ निगरानी गार्ड कर रहा लेटिंग अचानक से हिल उठा। लेटिंग धीरे धीरे रेंगते हुए पास आया। उसके मूवमेंट्स इतने नरम थे जैसे वो 80 किलो का कोई हैवी मिलिट्री डॉग हो ही नहीं। उसने अपना बड़ा सा सिर चेन फेंग के उस धूल और जख्मों से भरे चेहरे के पास किया। उसकी नाक हिल रही थी, जैसे वो कुछ कंफर्म कर रहा हो। भले ही चेन फेंग की बाड़ी से इस वक्त बहुत हैवी जख्मों की महक आ रही थी, लेकिन उस खतरनाक ऑरा के ठीक नीचे लेटिंग को अभी भी वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू मिल गई थी। ये 4 साल पुरानी खुशबू थी। ये उस नए फौजी लड़के की खुशबू थी जो हमेशा अपना मीट का डब्बा बचाकर चुपचाप उसे खिलाता था। ये उस जवान फाइटर की महक थी जिसने जंगल में जख्मी होने पर इसे अपनी पीठ पर उठाकर 10 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया था। लेटिंग के गले से एक बहुत ही धीमी और बहुत ही प्यार भरी आवाज निकली। उसने अपनी खुरदरी और गर्म जीभ बाहर निकाली और बहुत आराम से चेन फैंग के गाल पर लगे एक निशान को चाटकर साफ किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चेन फैन उसके जख्म साफ करता था जब वो जख्मी होता था। शायद उस जानी पहचानी गर्माहट को फील करके चेन फैंग की वो इकलौती ठीक आंख उसकी पलकें थोड़ी हिली और धीरे धीरे खुल गई। उसके धुंधले विजन नजारे में पहले ट्रक की छत पर लगी हुई इमरजेंसी लाइट आई और उसके बाद वो जानी पहचानी पर थोड़ी बूढ़ी हो चुकी डागी की शक्ल उसके सामने आई। लेटिंग। चेन फैंग की आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई टूटी हुई मशीन आवाज करती है। इतनी धीमी थी कि ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। तू भी बुरा हो गया है यार। भाऊ। अपना नाम सुनते ही लेटिंग खुश हो गया। उसकी पूंछ जोर जोर से ट्रक के फ्लोर पर बजने लगी। उसने अपना बड़ा सा सिर चेन फैंग की गर्दन में घुसा दिया। उसकी लंबी नाक से आंसू बहने लगे। हिल्ला मत, उसके जख्म मत चाट। ली जियान पापा भले ही मुंह से डांट रहे थे, पर उन्होंने लेटिंग को पीछे नहीं हटाया, क्योंकि उन्होंने चेन फैंग के हार्ट रेट मॉनिटर पर देखा कि उसके दिल की धड़कन जो बहुत कमजोर थी वो अचानक से थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी। ये जिंदा रहने की जिद थी। ये दोस्तों के मिलने से हुआ एक मैजिक था। मैंने अपना मिट्टी से भरा पर एकदम क्यूट सा चेहरा आगे किया। शैडो अंकल, मैं चेन हूँ, मैं येटिंग का बेटा हूँ, हम आपको घर लेने आए हैं। चेन फैंग ने बहुत मुश्किल से अपनी आंख घुमाई और अपने सामने मुझ छोटे लड़के को देखा। 4 साल पहले कैप्टन येटिंग आखिरी पल में अपने नए पैदा हुए बेटे का ही नाम ले रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी जान बचाने वाला कैप्टन का अपना बेटा ही होगा। चेन फैंग ने अपना हाथ उठाकर मुझे छूना चाहा, पर उसके हाथ को शाओ युआन पापा ने पकड़ रखा था ताकि वो हिले नहीं। 2 गंदे आंसुओं की धारें उसके जख्मों से भरे गाल से ढलकर नीचे आईं और उस मिट्टी पर सफेद निशान बना दिए। मैंने कैप्टन को धोखा दिया, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, मैं 4 साल तक ऐसे ही बेकार जिंदा रहा। लेहू पापा जोर से गरजे। उनकी आवाज भारी हुई थी। चुप कर, कौन सी बेकार जिंदगी? तू उस नरक में 4 साल तक छुपा रहा। तू एक हीरो है। तू हमारी फैंग्स टीम की सबसे मजबूत हड्डी है। उसके बाद आधे घंटे के इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद चेन फैंग
फैंग की हालत थोड़ी स्टेबल हो गई। ट्रक भी बॉर्डर के सबसे डेंजर जोन से बाहर निकल आया था और एक थोड़ी सेफ पहाड़ी रोड पर आ गया था। शैन यानजो पापा ने शैन फैंग को थोड़ा पानी दिया और बोले, शैन फैंग, भले ही अभी ये पूछना थोड़ा हार्ड लग रहा है पर हमें जानना जरूरी है, वो कैंप जहाँ हम थे क्या वही पाइजन स्कॉर्पियन का मेन बेस था? और वो एक आंख वाला जिसका दी एंड हुआ क्या वो उनका बास था? शैन फैंग ने एक घूंट पानी पिया उसे जोर की खांसी आई। उसने अपना सिर ना में हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरा डर दिख रहा था। नहीं, वो सिर्फ वेपन्स और बुरा सामान इधर से उधर करने वाली एक ब्रांच थी। वो एक आंख वाला बास जिसका कोड नेम बुचर था, वो बस एक थोड़ा बड़ा गुंडा था। क्या लेहू पापा ने ट्रक के फ्लोर पर एक जोर का मुक्का मारा। इतना बड़ा कैंप, 200 से ज्यादा आदमी, इतने सारे खतरनाक वेपन्स और वो सिर्फ एक ब्रांच थी। कफ कफ। शैन फैंग ने दर्द में अपनी आंखें बंद की, जैसे उसे कोई बहुत खतरनाक याद आ गई हो। असली पाइजन स्कॉर्पियन का ठिकाना किसी को नहीं पता, या ये कहो किसी ने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा है। मैं वहाँ 4 साल तक चुप कर रहा। सबसे छोटे आदमी से शुरू किया था और तब जाकर बुचर के ठीक पास पहुंचा, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि असली बिग बास कौन है। शैन फैंग ने एक लंबी सांस ली। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बिग बास बहुत सीक्रेट रहता है। वो कभी सामने नहीं आता, यहाँ तक कि वो फोन भी नहीं करता। वो एक स्पेशल शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है और एनक्रिप्टेड कोड से ऑर्डर देता है। हर 3 महीने बाद एक आदमी आता है जिसका सिर्फ कोड नेम होता है। वो बिना नाम का स्पेशल एजेंट कैंप आता है, अकाउंट्स की फाइल और सारा कैश लेता है और फिर भीड़ में गायब हो जाता है। स्पेशल एजेंट शाओ युआन पापा के माथे पर लकीरें आ गई। हाँ, और तो और वो एजेंट जब भी आता है तो अपने साथ बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस इंडस्ट्रियल मशीनें लाता है। ना कोई गन, ना कोई तोप, वो सीएनसी मशीनें लाता है, माइक्रोचिप्स और केमिकल साफ करने वाले एडवांस सेटअप्स। पाइजन स्कॉर्पियन सिर्फ बुरे सामान का ट्रेड नहीं कर रहा, वो लोग एक अंडरग्राउंड वेपन्स फैक्ट्री का एम्पायर राज बना रहे हैं। ये सुनकर ट्रक के अंदर बैठे सभी लोगों को जोर का झटका लगा, खास करके ये किंग जो पापा को। एक मिलिट्री इंडस्ट्री के टॉप बास होने के नाते उन्हें सबसे अच्छे से पता था कि इसका मतलब क्या है। गोल्डन ट्रायंगल जैसी बिना कानून वाली जगह पर एक प्रॉपर वेपन्स फैक्ट्री सेटअप करना, इसका मतलब था कि पाइजन स्कॉर्पियन के पीछे किसी बहुत बड़े टेक्निकल सपोर्ट और पैसे की बैकिंग थी। शायद किसी बड़े देश का भी हाथ हो सकता था। मैंने अचानक अपनी आवाज निकाली। मैं अपने घुटने पकड़कर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तो यही वजह है कि मुझे उस गोडाउन के ब्लास्ट सिस्टम में जर्मनी के इंपोर्ट किए हुए एडवांस गियर्स दिखे थे, और वो यूनिवर्सल जॉइंट जो झाओ गुडोंग ने नकली लगाया था, वो कचरा पार्ट्स पैसा बचाने के लिए नहीं लगाए गए थे, बल्कि असली पार्ट्स को कहाँ भेजा गया है इसे छुपाने के लिए थे। वो बेस्ट क्वालिटी के स्पेशल स्टील मटेरियल्स चुपचाप यहाँ भेजे गए थे मशीन बनाने के लिए। चेन फैंग हैरानी से मुझे देखने लगा। चेन चेन चेन, तुझे ये सब भी पता है? शाओ युआन पापा के चेहरे पर एक घमंड भरी खुशी आ गई। ये हमारे आर्मामेंट डिपार्टमेंट का चीफ एडवाइजर है। चेन फैंग ने हल्की सी खुशी और दुख वाली मुस्कान दी। कैप्टन को अगर ये पता चलता तो वो बहुत खुश होते। खैर कमांडर शाओ, आप लोगों को अलर्ट रहना होगा। आज हमने भले ही उनका कैंप उड़ा दिया और उस एक आंख वाले का दी एंड कर दिया, लेकिन असली पाइजन स्कॉर्पियन के लिए ये बिल्कुल वैसा है जैसे छिपकली की पूंछ कट जाना। उसने अपनी एक पूंछ गवाई है पर उसका सिर अभी भी जिंदा है और अब वो पक्का अलर्ट हो चुका होगा। उसका बदला किसी जहरीले सांप से भी खतरनाक होगा। ट्रक के अंदर एकदम शांति छा गई। जीतने की खुशी में जो जोश था उस पर 1 सेकंड में ठंडा पानी गिर गया था। उन्हें लगा था कि उन्होंने हेड को हिट कर दिया है, पर रिजल्ट में उन्होंने एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर का सिर्फ एक सिर उड़ाया था। ठीक उसी वक्त शेन यानजो पापा के पास रखा हुआ वो ब्लैक सैटेलाइट फोन अचानक से एक बेचैन करने वाली बीप बजाने लगा। उसकी लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही थी। ये सबसे टॉप लेवल की इमरजेंसी इनक्रिप्टेड कॉल थी। शेन यानजो पापा का चेहरा बदल गया। इस वक्त इस फोन पर कॉल सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में बैठे मेरे अपने आदमी से। उन्होंने फोन उठाया। उनकी आवाज ठंडी थी। मैं शेन यानजो बोल रहा हूँ। फोन के उस तरफ एक ऐसी टेंशन वाली आवाज आई जो डर से कांप रही थी। डायरेक्टर, कांड हो गया है। 15 मिनट पहले किनचेंग सीक्रेट प्रिजन में लॉक किया गया नंबर 1 सस्पेक्ट झाओ गुडोंग खत्म हो गया है। बूम। शेन यानजो पापा को लगा जैसे दिमाग में एक धमाका हो गया हो। उन्होंने फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियों के जॉइंट सफेद पड़ गए। क्या कहा तुमने? खत्म हो गया? वो एक टॉप लेवल क्रिमिनल था। 24 घंटे कैमरा लगे थे। अकेले सॉफ्ट सेल पैड वाली रूम में था। यहाँ तक कि दीवारें भी सॉफ्ट थी। वो आखिर खत्म कैसे हो गया? सामने वाले आदमी की आवाज में रोना आ रहा था। कैमरा की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि रात के 3 बजे वो ब्रश कर रहा था। उसने अचानक ब्रश के हैंडल को तोड़ा और जमीन पर रगड़कर उसे शार्प बनाया और फिर एकदम निशाने पर अपने गले की मेन नस में घुसा दिया। ये सब 3 सेकंड से भी कम टाइम में हुआ। जब तक जेल के गार्ड्स अंदर भाग कर गए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे बचा नहीं पाए। टूथब्रश। शेन यानजो पापा गुस्से में पागल होकर हंसने लगे। उनकी हंसी ऐसी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। किनचेंग प्रिजन के ब्रश स्पेशल सॉफ्ट रबर से बने होते हैं। उसे शार्प बनाना नामुमकिन है, सिवाय इसके कि किसी ने उसका ब्रश चेंज कर दिया हो। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। ये क्लियर था, उस लेवल की हाई सिक्योरिटी जेल में बिना किसी को पता चले एक बेसिक चीज को रिप्लेस करना और एक इंपॉर्टेंट विटनेस को खुद अपनी जान लेने पर मजबूर करना, ये गेम खेलने वाले की पहुंच बहुत दूर तक फैली हुई थी। इतनी दूर जहां तक ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ उस आदमी ने थोड़ा डरते हुए बोला, डायरेक्टर, एक और बात है। हमें झाओ गुडोंग के पेट में वैक्स मोम से पैक की हुई एक चिट पेपर मिली है। डॉक्टर्स ने अभी उसे निकाला है। उस पर क्या लिखा है? सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, परिवार को इससे बाहर रखना। शेन यानजो पापा ने धीरे से फोन नीचे रखा। उनका चेहरा डर और गुस्से से काला पड़ चुका था। शाओ युआन पापा को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? शेन यानजो पापा ने सिर उठाया, सबको देखा और बोले, झाओ गुडोंग का चैप्टर क्लोज हो गया है। सबसे सेफ जेल के अंदर किसी ने उसका गेम बजा दिया और ऊपर से उसे उसकी फैमिली की धमकी देकर खुद अपनी लाइन क्लियर करने पर मजबूर किया गया। कमीने। लेहू पापा ने गुस्से में ट्रक के दीवार पर एक जोर का मुक्का मारा। लोहे की बाड़ी में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन
गया। इन जानवरों का कोई रूल या कानून नहीं बचा क्या? वो हमारी इकलौती क्लू हिंट था। अब जाओ ग्वाडोंग के ना होने से ऊपर के गद्दार को कैसे ढूंढेंगे? ये किंग जो पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। जाओ ग्वाडोंग उनका पुराना आदमी था। भले ही उसने उनके साथ धोखा किया था, लेकिन उसकी ऐसी आखिरी हालत सुनकर उनके अंदर भी डर और दुख बैठ गया था। परिवार को दूर रखना, ये किंग जो पापा ने आराम से खुद को बोला। ये तो अंडरवर्ल्ड का पुराना रूल है। लगता है हमें सिर्फ किसी स्पाई जासूस से नहीं लड़ना है, हम एक ऐसे ग्रुप से लड़ रहे हैं जिनकी कोई लिमिट या शर्म नहीं है। शाओ युआन पापा ने एक लंबी सांस ली और जबरदस्ती अपने दिमाग को ठंडा किया। हिंट टूट चुकी है, गद्दार अभी भी वही है और इस गद्दार का पावर बहुत आगे तक फैला हुआ है। हमारी आंखों के सामने उसने काम तमाम कर दिया। लगता है बीजिंग वापस जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत हार्ड होने वाली है। शाओ युआन पापा ने खिड़की के बाहर उस काले अंधेरे को देखा। दुश्मन ने अब ओपनली तलवार निकाल ली थी। जंगल के अंदर हम लोग जीत चुके थे, लेकिन बीजिंग के उस पावर वाले खेल में हम शायद एक चाल हार चुके थे। ट्रक के अंदर का माहौल एकदम डर से भरा था। ठीक उसी वक्त मैं जो कब से चुपचाप बैठा था, मैंने अचानक से ट्रक के कोने से अपना सिल्वर ट्रंक खींचा, बॉक्स को खोला। उसके अंदर अलग अलग टूल्स के अलावा एक आधी खुली हुई सिग्नल ट्रैकर मशीन रखी थी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े लोगों जैसा कोई डर या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। शेन यान जो पापा ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ चेन चेन? मैंने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस सिग्नल ट्रैकर की तरफ इशारा किया। जो चला गया वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन उनका यूज किया हुआ सामान तो बोलता है ना। जाओ अंकल भले ही नहीं रहे, पर उन्होंने जो रेडियो यूज किया था वो तो वही होगा ना। मैंने उस रेडियो की स्टोरेज चिप के अंदर एक घोस्ट लाग हिडन मेमोरी फंक्शन ऐड किया था। हर बार जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते, हर बार जब कोई बटन दबाते, यहाँ तक कि जब वो रेडियो के सामने अकेले में कुछ बोलते, वो सब कुछ मैंने एक हिडन मेमोरी ब्लॉक में बैकअप कर लिया था। शेन यान जो पापा हैरानी से होश खो बैठे और अगले ही सेकंड उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। तुम्हारा मतलब है रेडियो में उसका बैकअप है? मैंने हाँ में अपना छोटा सा सिर हिलाया। मैं तो बस इसका यूज करके उनकी आदत चेक करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि उनका चैप्टर इतनी जल्दी एंड हो जाएगा। वापस जाकर बस वो रेडियो मेरे हाथ में दे देना और मैं उनके आखिरी एक महीने का पूरा काल रिकॉर्ड वापस निकाल लूंगा, जिसमें उस सीक्रेट एजेंट का रेडियो फ्रीक्वेंसी नंबर भी होगा। शेन यानजो पापा ने एक ही झटके में मुझे गोद में उठाया और मुझे जोर से एक पप्पी किस दी। ऊपर वाला कभी किसी के सारे रास्ते बंद नहीं करता। बंदे के पास हमेशा कोई ना कोई उम्मीद होती है। झाओ गोडोंग को लगा होगा कि उसके जाने के बाद रात छुप जाएंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके बुरे कामों का दी एंड एक 4 साल के बच्चे ने एक माइक्रोचिप में सेव करके रखा है। शाओ युआन पापा भी हंसने लगे। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें गुस्सा और बदले का जुनून था। ठीक है, तो फिर हम वापस चलते हैं, बीजिंग वापस। मैं भी देखता हूँ वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ बिग बॉस आखिर कौन सा भगवान है जिसने मेरे शाओ युआन के भाई को छूने की हिम्मत की। मैं उसे दिखाऊंगा कि किसी से पंगा लेना तो आसान है, पर उस पंगे को निभाना बहुत भारी पड़ेगा। ट्रक जंगल की सड़कों से निकल आई और सीधी प्लेन हाईवे पर चलने लगी। ईस्ट पूरब की तरफ एक बहुत ही कमाल का लाल सूरज निकल रहा था। सुबह की रोशनी धुंध को चीर रही थी और ट्रक के अंदर जख्मों से भरे हुए पर जोश से भरपूर उन फाइटर्स के चेहरों को रोशन कर रही थी। शेन फैंग मैटर्स गड्ढों पर लेटे थे और मेरी तरफ देख रहे थे और मैं लेई टिंग की पीठ पर सिर रखकर आराम से सो चुका था। लेई टिंग एक लायल गार्ड की तरह बिना हिले अपने छोटे मास्टर की हिफाजत कर रहा था। चेन फैंग ने दिल ही दिल में सोचा, कैप्टन आप देख रहे हो ना, आपका बेटा सच में बड़ा हो गया है और आपके इन पुराने दोस्तों ने आपका नाम खराब नहीं होने दिया। आगे का रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो पाइजन स्कॉर्पियन चाहे कितना भी जहरीला हो, जब तक हम लोग एक साथ हैं कोई ऐसी दीवार नहीं जो हम तोड़ ना सके। ट्रक के पहिए तेजी से नॉर्थ की तरफ घूम रहे थे। जंगल वाली वो खूनी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और खतरनाक पावर, लालच और बदले की आग में लिपटी हुई बीजिंग की हिडन वार बस अभी शुरू ही हुई थी। बीजिंग वेस्ट माउंटेन मिलिट्री कंपाउंड, बिल्डिंग नंबर 1 के बाहर। ये अब नवंबर का टाइम था, लेट ऑटम। बीजिंग की रात की हवा सूखे पत्तों को उड़ा रही थी और बिल्डिंग नंबर 1 के उन भारी शीशे के दरवाजों से टकरा रही थी। घर के अंदर का हीटर फुल पर चल रहा था, पर फिर भी वहाँ बैठे हर इंसान को दिल के अंदर ठंडक महसूस हो रही थी। यूनान से वापस आए हुए 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में जो लेई टिंग हमेशा आंगन में मस्ती से घूमता था, आज वो भी ड्राइंग रूम के कोने में बैठा था। उसने अपना सिर अपने पंजों के बीच छुपा रखा था और बिना हिले चुपचाप पड़ा था। टेबल पर एक टॉप सीक्रेट पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट रखी थी। शेन यानजो पापा सोफा पर बैठे थे। उनके हाथ में एक सिगरेट थी जो जलकर पूरी खत्म हो चुकी थी और उसने उनकी उंगलियों को जला दिया था, पर उन्हें जैसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। शेन यानजो पापा की आवाज बहुत भारी और ठहरी हुई थी। रिजल्ट आ गया। झाओ गोडोंग ने खुद अपनी जान नहीं ली, या ये कहो उसने ये सब मजबूरी और नशे की हालत में किया। डॉक्टर्स को उसके खून में थोड़ी सी मात्रा स्कोपोलामाइन ट्रूथ सीरम की मिली है। ये एक ऐसी दवा है जो हेलुसिनेशन, भ्रम पैदा करती है। मतलब आखिरी वक्त पर उसका दिमाग उसके कंट्रोल में था ही नहीं, और ऊपर से कैमरा में भले ही दिखा हो कि उसने खुद वो टूथब्रश शार्प किया, लेकिन उसके दी एंड से आधे घंटे पहले खाना देने वाला एक गार्ड जेलर उसके सेल के दरवाजे पर पूरे 5 मिनट रुका था। लेहू पापा ने अपनी लाल आंखों से पूछा, वो गार्ड कहाँ है? शेन यानजो पापा गुस्से में थे। गायब हो गया। अगले ही दिन उसने बीमारी की छुट्टी ली और उसके बाद हवा में गायब हो गया। उसकी सारी फाइल नकली निकली। क्लू पूरी तरह से टूट चुका है। ड्राइंग रूम में फिर से शांति छा गई। ये नाकामी वाली फीलिंग इन 5 दोस्तों के लिए जो हमेशा गेम अपने कंट्रोल में रखते थे, एक बहुत ही बड़ा दुख और गुस्से का सबब थी। कफ कफ एक बहुत ही जोर की खांसी ने उस सन्नाटे को तोड़ा। चेन फैंग व्हील चेयर पर बैठे थे और ली जेयान पापा उन्हें धक्का देकर आगे लाए। उनकी पूरी बॉडी पर पट्टी
पट्टियां बैंडेज बंधी हुई थी। चेन फैंग की आवाज बहुत कमजोर थी। सर दोस्तों जाओ, गुओडोंग चला गया तो जाने दो, मुझे पता है आप लोग सच में क्या जानना चाहते हो। 4 साल पहले उस रात जब मैं आप लोगों से अलग हो गया था, उसके बाद ड्रैगन हेड के साथ आखिर क्या हुआ था। शाओ युआन, ली जेयान, लेहू, ये किंग जो, शेन यानजो, इन 5 मर्दों की बाड़ी एक साथ झटके से हिली। उन्होंने अचानक से अपना सिर उठाया और उनकी आंखें ठीक चेन फैंग पर लाक हो गई। पिछले 4 साल ये उनका सबसे बड़ा बुरा सपना थे और उनका वो जख्म था जिसे छूने से वो डरते थे। शाओ युआन पापा की आवाज कांप रही थी पर उन्हें सुनना था। बताओ। चेन फैंग ने अपनी आंखें बंद की। उसके निशान वाले चेहरे पर 2 गंदे आंसू ढलकर नीचे आए। कुछ बातें मैंने वहाँ छुपकर रहने के दौरान ही सुनी। वो दुश्मन दारू पीने के बाद आपस में ये बातें कर रहे थे। टाइम जैसे उस पल के लिए पीछे मुड़ गया, वापस उस रात पर चला गया जब जोरदार बारिश हो रही थी और हर जगह खून और कीचड़ बिखरा था। 14 जुलाई 1981 रात के 11:15 बजे। भारी बारिश। ब्रोकन सोल क्लिफ एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। तीनों तरफ लंबे पहाड़ी गायब थे। सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जो पहाड़ के नीचे जाता था, लेकिन इस वक्त वो रास्ता पाइजन स्कॉर्पियन के दुश्मनों ने ब्लॉक कर दिया था। ये टिंग पूरी तरह खून से भरे हुए थे। उनके लेफ्ट हाथ पर एक बाम के टुकड़े से चोट आई थी जहाँ सफेद हड्डी दिख रही थी। उनके हाथ की टाइप 95 स्क्वाड मशीन गन गोलियां चला चलाकर लाल और गर्म हो चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अपने उन सभी जख्मी और थके हुए दोस्तों को देखा। शाओ युआन की टांग में एक भगती हुई गोली लग गई थी और लेहू उन्हें अपनी पीठ पर उठाए हुए थे। ली जेयान जल्दी जल्दी जख्मी ये टिंग को आखिरी बैंडेज कर रहे थे। ये किंग जो और शेन यानजो पागलों की तरह उस जैम किए गए रेडियो को सेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लेने आने वाले हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट कर सकें। ये टिंग ने पहाड़ के नीचे देखा। वहाँ सैकड़ों फ्लैश लाइट्स, टार्च की रोशनियां उनकी तरफ आ रही थी। वो सैकड़ों दुश्मन उन्हें घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। टाइम नहीं बचा। उन्होंने एक ही झटके में अपने गले का डार्क टैग चेन तोड़ा और उसे शाओ युआन के हाथ में पकड़ा दिया। नंबर 2, भाइयों को लो और नीचे कूद जाओ। वहाँ वाइन स्पीडो की लटकती बेल का एक छुपा हुआ रास्ता है। उन वाइन से पकड़कर नीचे स्लिप कर जाओ। नीचे एक दलदल स्वैम्प है, तुम बच जाओगे। लेहू ने शाओ युआन को नीचे उतारा। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो मशीन गन की तरफ लपके। नहीं जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। बड़े भाई तुम पहले निकलो, मेरी चमड़ी मोटी है, मैं इनको रोकता हूँ। धाम। ये टिंग ने एक जोर की किक लेहू के पेट पर मारी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। दफा हो, ये टिंग गरज कर बोले। वो एक ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन था जो इन लोगों ने उन पर पहले कभी नहीं देखा था। तुम सबकी हालत खराब है, तुम कितनी देर तक टिकवाओगे? मैं कैप्टन हूँ, आखिरी डिफेंस मेरी ड्यूटी है। शाओ युआन तू वाइस कैप्टन है, अब ये मेरा तुझे आखिरी ऑर्डर है। इनको यहाँ से निकाल। अगर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखा ना तो सबसे पहले मैं उसे ठोक दूंगा। ये टिंग ने अपनी गन ऊपर उठाई। गन की नाली ठीक उनके अपने ही दोस्तों की तरफ ठहरी थी। बारिश का पानी उनके चेहरे पर गिर रहा था। ये समझना मुश्किल था कि वो पानी था या उनके आंसू। जाओ और मेरी खातिर जिंदा रहना। शाओ युआन ने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि वहाँ से खून बहने लगा। उन्होंने एक बहुत ही गहरी नजर से ये टिंग को देखा। वो नजर हमेशा के लिए आखिरी नजर थी। शाओ युआन ने अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल ऑर्डर दिया, फॉल बैक, वापस चलो। ले हूँ पापा को। शाओ युआन और ली जेयान पापा ने जबरदस्ती खींचकर वहाँ से निकाला था। वो कीचड़ में तड़प रहे थे, गरज रहे थे। उनके नाखून पत्थरों पर रगड़ खाकर लाल हो चुके थे। रात के 11:35 PM 23:35। शाओ युआन पापा और बाकी सब पेड़ों की उन बेलों वाइन्स के सहारे पहाड़ से नीचे फिसल गए थे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कीचड़ से भरी उस दलदल स्वैम्प में पागलों की तरह भाग रहे थे। उनका हर एक कदम जैसे किसी चाकू की धार पर पड़ रहा था। लेहू पापा भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। बड़े भाई अभी भी ऊपर हैं, गोलियों की आवाज अभी भी आ रही है, वो जिंदा है। वो वापस ऊपर जाना चाहते थे पर शाओ युआन पापा ने उन्हें कस के पकड़ लिया। उनकी कुर्बानी को बेकार मत जाने दे, चुपचाप चल, पीछे मुड़कर मत देख। ये किंग जो पापा आगे रास्ता बना रहे थे, वो भी पूरी तरह कीचड़ में सने हुए थे। शेन यान जो पापा ने हेडफोन्स पहने थे। उनके हाथों में एक छोटा मिलिट्री रेडियो था। वो पहाड़ की चोटी से आने वाली आवाजें सुन रहे थे। हेडफोन्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस का शोर था और लगातार चलने वाली गोलियों की आवाज और उन दुश्मनों की घमंड भरी गालियां सुनाई दे रही थी। अचानक हेडफोन्स में ये टिंग पापा की आखिरी आवाज आई, एकदम क्लियर, एकदम शांत। मेरे भाइयों सब सेफ होना। शेन यान जो पापा के चेहरे पर आंसुओं की नदियां बह निकली। उन्होंने माइक में जोर से चिल्लाकर बोला, बड़े भाई हम लोग बाहर निकल आए हैं, आप जल्दी वहाँ से निकालिए। हेडफोन्स की दूसरी तरफ एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वहाँ से ये टिंग की एकदम खुली और जोरदार हंसी आई। अब निकल नहीं सकता यार, देखो मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा सा पटाखा फोड़ता हूँ। रात के 12:05 AM 0:05। ये टिंग ने अपने हाथ से वो मशीन गन फेंक दी जिसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। उनके आसपास दुश्मनों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन और भी ज्यादा दुश्मन उन पर चढ़ाए थे। उनका बास गुस्से में हंसती हुई डरावनी शक्ल बनाकर आगे आया। अपने दर्जनों आदमियों के साथ उसने एक गोल घेरा बना लिया था और धीरे धीरे पास आ रहा था। गोलियां खत्म हो गई ना, तू सच में मर्द है, हार मान ले। हमारा बास पाइजन स्कॉर्पियन तेरे जैसे लोगों को पसंद करता है। ये टिंग एक बड़े पत्थर के सहारे टिके हुए थे। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक फोटो निकाली। वो सुवान मेरी माँ की फोटो थी। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, ये चेन। बारिश के पानी ने भले ही फोटो को गीला कर दिया था पर उन्होंने उसे बहुत ही प्यार और नरमी से देखा। ये टिंग हल्के से मुस्कुराए, हार मान लूं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी वो बुरी तरह फट चुकी कैम्बैट यूनिफॉर्म खोली। उनके सीने पर एक ग्लोरी ग्रेनेड आखिरी बाम लटक रहा था। ये
एक टाइप 82 2 हैंड ग्रेनेड था, जो एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की आखिरी इज्जत होता है। इस वक्त उसकी पिन रिंग उनकी उंगली में फंसी हुई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ऊपर वाले और अपने माँ बाप के आगे सिर झुकाया है। ये टिंग ने उन दुश्मनों की भीड़ को देखा। उनकी आंखों में उनके लिए वही नफरत थी जैसे कचरे को देख रहे हूँ। पर तुम जैसे जानवरों के आगे कभी नहीं झुकूंगा मेरे बेटे। पापा अब तुझे गले नहीं लगा पाएंगे। पापा अब तारा स्टार बनने वाले हैं। आओ सालो। ये टिंग अचानक आसमान फाड़ देने वाली आवाज में गरजे। उन्होंने दुश्मनों के गोली चलाने का इंतजार नहीं किया। ये टिंग ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाई और उस पत्थर के पीछे से हवा में उछले। पहाड़ से उतरते हुए किसी खतरनाक शेर की तरह वो सीधा दुश्मनों की सबसे घनी भीड़ के बीच में कूद गए। दुश्मन डर के मारे चिल्लाने लगे, ये पागल है, ये पागल हो गया है, जल्दी गोली चलाओ। फाट फाट फाट। न जाने कितनी गोलियां ये टिंग की बाड़ी के आर पार हो गईं, पर वो जमीन पर नहीं गिरे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस रोकर रखी थी और उस दुश्मन बास को बहुत कस के पकड़ लिया। चलो सब मिलकर टिकट कटवाते हैं। उंगली ने पिन खींची। बूम। एक बहुत ही खतरनाक और चमकती हुई आग की बाल उस अंधेरी बारिश वाली रात में आसमान की तरफ उठी। उसकी रोशनी ने एक सेकंड में पूरे ब्रोकन सोल क्लिफ को रोशन कर दिया, यहाँ तक कि आधे जंगल में उजाला हो गया। एक बहुत ही भारी ब्लास्ट वेव ने 10-10 मीटर के अंदर आने वाली हर चीज को राख में बदल दिया। उस पल जैसे बारिश रुक गई थी पहाड़ के नीचे। ये किंग जो गाड़ी ठीक कर रहे थे, उनके हाथ में रेंज पाना पकड़ा था। वो सुन्न होकर पहाड़ की चोटी पर उठती हुई उस धुएं की मशरूम क्लाउड को देख रहे थे। उस एक पल में उन्हें लगा जैसे उनका खुद का दिल भी उस ब्लास्ट में फट गया हो। शेन यानजो के हेडफोन्स में अब सिर्फ एक शांति और डेड स्टैटिक साउंड आ रही थी। शाओ युआन, लेईहू, ली जेयान, ये 3 लोहे की तरह मजबूत मर्द आसमान तक जाती हुई उस आग को देख रहे थे। उनकी बाड़ी की जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। लेईहू कीचड़ में घुटनों के बल गिर गए और दुख से रोते हुए एक ऐसी चीख मारी जिसने सबका दिल छलनी कर दिया। बड़े भाई। उस रात वो 5 जिंदा बच गए थे क्योंकि उस ब्लास्ट की आवाज ने पीछे आने वाले सारे दुश्मनों को डराकर भगा दिया था। क्योंकि उस ब्लास्ट ने एक इंसान की कुर्बानी देकर 5 लोगों की जान बचा ली थी। चेन फेंग ने अपनी कहानी खत्म की। ड्राइंग रूम में शांति ऐसी थी जैसे वहाँ सब जिंदा लाशें हों। सिर्फ घड़ी की टिक टॉक की आवाज सुनाई दे रही थी। लेईहू पापा रोते रोते जमीन पर थे। उन्होंने अपने मुखों से कारपेट को ही फाड़ दिया था। मेरी गलती थी, मैं ही किसी काम का नहीं। अगर मैं उस वक्त वहाँ से नहीं निकलता तो बड़े भाई के साथ होता। शाओ युआन पापा ने अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। उनके आंसू बिना किसी आवाज के बह रहे थे। उन्हें आखिरकार सारी डिटेल्स पता चल चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि कैसे बड़े भाई ने जीने की उम्मीद उन्हें दी और सबसे दर्दनाक आखिरी मंजिल अपने लिए चुनी, ग्लोरी ग्रेनेड। शाओ युआन पापा धीरे से बड़बड़ाए, वही एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की आखिरी मंजिल होती है। बड़े भाई की आखिरी लड़ाई बहुत ही कमाल की थी। ठीक उसी वक्त मैं जो कब से कोने में बिना कुछ बोले बैठा था, चलकर उनके पास गया। मेरा छोटा सा चेहरा एकदम सफेद पेल पड़ गया था। आंखें रो रो कर लाल थी, पर मैं जोर से नहीं रो रहा था। मैं चेन फेंग अंकल के सामने गया, अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और बहुत आराम से उनके चेहरे के आंसू पोंछ दिए। मेरी आवाज बहुत धीमी थी पर एकदम फोकस और कॉन्फिडेंट थी। अंकल, पापा हमें छोड़कर नहीं गए। वो आसमान से हमें देख रहे हैं। देखो बाहर आसमान में तारे कितने चमक रहे हैं। सबने मुड़कर उस बड़े शीशे वाले दरवाजे के बाहर देखा। आज की रात भले ही हवा बहुत ठंडी चल रही थी, लेकिन आसमान एकदम क्लियर था। ठीक साउथ दक्षिण की तरफ एक तारा था जो बहुत ज्यादा रोशन था, बिल्कुल बड़े भाई की उन आंखों की तरह जो हमेशा मुस्कुराती थी और पावर से भरी होती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा उन 5 मर्दों को जो दुख में डूबे हुए थे। पापा लोग, हमें रोना नहीं चाहिए। पापा एक हीरो हैं और हीरो की फैमिली रोते हुए बच्चे नहीं हो सकते। हमें उन दुश्मनों को पकड़ना होगा जिन्होंने पापा पर हमला किया था और उनका चैप्टर क्लोज करके पापा को श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देनी होगी। ये लाइन किसी बिजली की तरह थी जिसने सबके दिल पर छाए हुए दुख के बादलों को चीर दिया। हाँ सही तो है, रोने से क्या होगा। बड़े भाई ने अपनी कुर्बानी क्यों दी थी? ताकि ये लोग जिंदा रह सकें, ताकि ये लोग चेन चेन की हिफाजत कर सकें। शाओ युआन पापा अचानक एक झटके से खड़े हो गए, अपने आंसू पोंछ दिए। उनकी आंखें एकदम बदल चुकी थी। ये ऐसी नजर थी जो मौत और जिंदगी के खेल से आती है, एकदम ठंडी, स्ट्रिक्ट और किसी सॉलिड लोहे की तरह। शाओ युआन पापा की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि किसी मेटल की गरज की तरह भारी हो चुकी थी। चेन चेन ने ठीक कहा, ये रोना धोना यहीं खत्म। आज से हम सब बदला लेने वाले अवेंजर्स हैं। ये किंग जो प्रेजेंट, वो झाओ गोडोंग भले ही दी एंड हो गया हो, पर उसको कमांड देने वाला अभी भी है। वो सीक्रेट एजेंट अभी भी है। पता लगाओ, चाहे जितना पैसा बहाना पड़े, क्लू निकाल कर लाओ। शेन यानजो प्रेजेंट। चेन चेन ने रेडियो से जो घोस्ट लाग हिडन मेमोरी निकाला है, उसका एक एक वर्ड एनालाइज करो। मुझे जानना है कि ये पाइजन स्कॉर्पियन आखिर है कौन। लेहू प्रेजेंट। स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड को ट्रेनिंग पर लगाओ, कहीं भी अटैक करने के लिए रेडी रखो। अगली बार जब इनका सामना होगा तो मैं इनका पूरा ठिकाना जड़ से उखाड़ दूंगा। ली जेयान प्रेजेंट। चेन फेंग का ध्यान रखो, ये बड़े भाई का छोड़ा हुआ एक लौता सॉलिड विटनेस है और ये हमारा नया भाई भी है। शाओ युआन पापा ने घूम कर सबको देखा। उन्होंने वो वाइन का ग्लास उठाया जो अभी तक ठंडा पड़ चुका था। बड़े भाई के नाम चीयर्स, उस लियाओ या फैंक्स टीम के नाम जो कभी नहीं मिटी। बड़े भाई के नाम, फैंक्स के नाम। 5 ग्लास एक साथ टकराए। उसका शार्प और लाउड साउंड बिल्डिंग नंबर 1 की उस लेट नाइट शांति में गूंज गया। ये एक वादा था। ये इन 5 मर्दों का अपनी पूरी बची हुई लाइफ में इस वादे को पूरा करने का स्टार्ट था। और उनके पैरों के ठीक पास लेटिंग ने अपना सिर उठाया और साउथ वाले उस तारे को देखने लगा। वो भौंका नहीं, वो बस चुपचाप मेरे ठंडे पैरों पर लेट गया, अपनी गर्माहट से अपने छोटे मास्टर के पैरों को गर्म कर रहा था। उस रात बिल्डिंग नंबर 1 की लाइट्स पूरी रात जलती रही। वो 5 लोग पीकर आउट नहीं हुए थे। उनका दुख अब दिल के एकदम गहरे कोने में लाख हो चुका था और उसकी जगह एकदम सॉलिड आयरन जैसे इरादे ने ले ली थी। सुबह होने पर शाओ युआन पापा
बालकनी पर खड़े थे और ईस्ट पूरब से निकलते हुए सूरज को देख रहे थे। उनके ठीक पीछे उनकी पूरी टीम रेडी खड़ी थी। शाओ युआन पापा बोले, चेन फैंग सर। चेन फैंग ने व्हील चेयर पर बैठे हुए सैल्यूट मारा। शाओ युआन पापा ने ऑर्डर दिया, तेरे जख्म ठीक होने के बाद तू बिल्डिंग नंबर 1 में ही रहेगा। तेरा सिर्फ एक ही टास्क है, चेन चेन की पर्सनल हिफाजत करना। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े तू उसकी सेफ्टी कंफर्म करेगा। क्या ये कर पाएगा? चेन फैंग की उस इकलौती आंख में किसी आग जैसी रोशनी जल उठी। आखिरी सांस तक ये मिशन पूरा करूंगा सर।